Myself, Gajan Singh, lecturer Information Technology Department, Government Girls Polytechnic, Tarala. I am introducing the topic scheduling और subject है cloud computing. Cloud computing में how to plan the schedules, jobs on a particular resources. These are some chapter outlines. Chapter outlines मैंने इसलिए यहाँ पर डिक्लेयर किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जिनको एक साथ में अगर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो 1.5 आवर 1.5 घंटे की कम से कम एक वीडियो बनेगी जो कि अपलोड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसलिए चैप्टर आउटलाइंस दिखा रहे हैं कि ये टॉपिक्स होंगे पूरे चैप्टर्स में। उसके बाद जो लेक्चर आउटलाइंस है इसका मतलब है कि ये टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर्स में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो लेक्चर आउटलाइंस जो है वो इंट्रोडक्शन टू शेड्यूलिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी, scheduling problems in the cloud, framework of task scheduling systems in the cloud environment. What is the scheduling? Scheduling का एक्चुअली फिजिकल रेफरेंस अगर हम चेकआउट करें तो फिजिकल रेफरेंस में ये है कि अगर आप टिकट विंडो पे जाओगे, टिकट विंडो पे जाइए तो वन बाय वन जो है कैंडिडेट्स आएंगे और अपना टिकट बुक कराएंगे और अपना प्रोसीड कर लेंगे। एक तरह से एक शेड्यूल है कि जो पहले आ रहा है वो पहले टिकट बुक करा रहा है, इस तरह से जो चीजें हो रही हैं। लेकिन शेड्यूलिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है क्लाउड में वो ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब्स को शेड्यूल करना है उन रिसोर्सेज के ऊपर, ताकि हमारी जो जॉब्स हैं टाइमली जो है कंप्लीट हो जाएं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग जॉब्स ऑन टू अवेलेबल रिसोर्सेज इन टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम हमें जितनी भी जॉब्स हैं उन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज पे शेड्यूल कर देना है। सच प्रोसेस हैज टू रेस्पेक्ट कंस्ट्रेंट गिवन बाय द जॉब्स एंड द क्लाउड। तो कुछ प्रोसेस जो होंगी किसके रेस्पेक्ट में, जॉब्स के रेस्पेक्ट में, और किस पे, क्लाउड पे। तो शेड्यूलिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है शेड्यूलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एफिशिएंट मैपिंग ऑफ टास्क to the suitable resources so that the execution can be completed with the satisfaction of objective functions such as minimization of execution time as specified by the customer। मतलब हमारे पास समझ लीजिए कि 10 रिसोर्सेज हैं और जॉब्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 10 जो जॉब्स हैं उनको हम रिसोर्स अलोकेट कर देंगे और टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि 1 या 2 मिनट्स में जॉब्स को अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है, ताकि हम नेक्स्ट जॉब को वो रिसोर्स अलोकेट कर सकें। नहीं तो हमारी जॉब्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी विद इन टाइम। तो इसलिए हमें जो भी जॉब्स को अलोकेट करना है रिसोर्स पे उसको विद इन टाइम करना है, टाइम लिमिट के साथ। जैसे टास्क को शेड्यूल करना है क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे होता है, ये जो ऊपर जो कंसेप्ट हैं ये वाले, ये सब क्लाउड यूजर्स हैं। क्लाउड यूजर्स का मतलब जो क्लाइंट्स जो क्लाउड वेंडर्स की सर्विसेज को एक्सेस करता है, यूज करना चाहता है रेंट पे। और जो एक क्लाउड ब्रोकर है, क्लाउड ब्रोकर का काम क्या क्या होता है, वो वर्चुअली जो जो क्लाउड वेंडर्स हैं जिन्होंने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, एक लेटेस्ट एप्लीकेशन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का जो एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उनसे उन सर्विसेज को लेना, डेटाबेस की अवेलेबिलिटी को चेकआउट करना। तो वो क्लाउड ब्रोकर क्या करता है, सभी वेंडर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे आप क्या करते हो कि आपको किसी भी सोसाइटी में कोई मकान या कोई फ्लैट परचेज करना है, तो सबसे पहले आप किसी ब्रोकर से कनेक्ट कम्युनिकेट करते हो जो मकान के बेचने खरीदने में जो उनका जो बिजनेस होता है। तो वहां पे बहुत सारे मकान दिखाता है, बहुत सारे लोकेशंस दिखाता है आपको, आपको जहाँ सुइटेबल लगती है और अच्छी प्राइस में लगती है वहां पे आप परचेस कर लेते हो। वैसे क्लाउड ब्रोकर है, क्लाउड ब्रोकर का काम क्या होता है, जिस भी क्लाउड यूजर को क्लाउड की सर्विसेज चाहिए, अपडेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए या एप्लीकेशन चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या आपको डेटाबेस रिलेटेड कोई स्पेस चाहिए, तो इन सारी सर्विसेज के लिए क्लाउड ब्रोकर से कनेक्ट होते हैं और वहां से हम जानकारी लेते हैं कि किस क्लाउड ब्रोकर पे सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। अगर सारी सर्विसेज एक क्लाउड क्लाउड वेंडर पे नहीं मिल सकती हैं तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि किस पे मिल जाएंगे, किस पे कौन सी सर्विस मिलेंगी, किस पे कौन सी मिलेंगी, उनके क्या रेट्स होंगे, उनमें क्या जो है नेगोशिएशन हो सकता है, वो सारी प्रोसेस को हम चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे हाइपरवाइजर होस्ट होते हैं, ये एक तरह से एक सर्वर है जहाँ से पूरा डेटा जो है हम होल्ड करते हैं,
जो भी क्लाउड यूजर्स का डेटा है उसको अलग अलग ब्लॉक्स एलोकेट कर देते हैं अलग अलग हाइपर होस्ट पे। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं वर्चुअल मशीन्स के थ्रू। क्या होता है, सिस्टम एक है हमारे पास, अब सिस्टम एक पे हमें मोर देन 1 और 2 जो है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए वर्चुअल VMware हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और उन पर वर्कआउट कर सकते हैं। The concept of scheduling in cloud computing refers to the technique of mapping a set of jobs to a set of virtual machines। ये कह रहा है कि जितनी वर्चुअल मशीन्स हमने इस डायग्रामेटिकल अप्रोच में दिखाई थी, तो सारी डायग्रामेटिकल अप्रोच में जो वर्चुअल मशीन्स हैं उन पर हम इंडिविजुअल जॉब्स को मैप कर देंगे। जैसे इसमें 9 वर्चुअल मशीन्स हैं तो 9 जॉब्स को एक साथ मैप कर देंगे और उनको एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स में पर जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ही 10 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो जो 9 जॉब्स जो अलोकेट की थी 9 वर्चुअल मशीन्स पे वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी होंगी, तो नेक्स्ट जो 9 जॉब्स हैं उनको अलोकेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। इससे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होगा और कोई वेस्टेज भी नहीं जाएगा रिसोर्स। तो द टेक्निक ऑफ मैपिंग ए सेट ऑफ जॉब्स टू ए सेट ऑफ वर्चुअल मशीन्स और अलोकेटिंग वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू फुलफिल यूजर डिमांड्स। यूजर की जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज को अवेलेबल रिसोर्स के ऊपर रन करते रहेंगे। Scheduling is the process of arranging, controlling, and optimizing work and workloads in a production process or manufacturing process. Scheduling is used to allocate plants and machinery resources, plan human resources, plan production process, and purchase materials. शेड्यूलिंग जो है एक इस तरह की प्रोसेस है जो जितना भी वर्क है या वर्कलोड है प्रोडक्शन, जब हमें कोई चीज बनानी है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए, मैन्युफैक्चरिंग में से आपको कार बनानी है तो कार बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी पता करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो भी प्रोसेस है कि क्या क्या चाहिए, इंजन चाहिए, पहिए चाहिए और सब उसकी जो अदर एसेसरीज है वो चाहिए, शीशे चाहिए, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब कुछ उसका चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, फिर उसको हम सबको सेटल आउट करेंगे वहाँ पे, जो जिसकी जो पोजीशन है उस पर वहाँ पे पुट ऑन करके प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पे जो वर्क या वर्कलोड जो है उसको ऑप्टिमाइज करना कि कितना वर्कलोड है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अरेंज करना है, स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे, शेड्यूलिंग उस प्रोसेस से बिलोंग करती है। और शेड्यूलिंग बेसिकली क्या करती है, अलोकेट करती है प्लांट और मशीनरी रिसोर्सेज को। प्लांट और मशीनरी रिसोर्सेज को मतलब इसमें क्या होता है कि अगर कोई हमें काम करवाना है किसी मशीन के थ्रू तो उस मशीन पे हम वो प्लांट अलोकेट करेंगे और उसके थ्रू उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे आपको 10 गड्ढे खुदवाने, तो 10 गड्ढे खुदवाने के लिए आपको 10 मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। 10 मजदूर क्या करेंगे कि विद इन टाइम उसे कंप्लीट कर देंगे। अगर एक मजदूर एक गड्ढे को 2 घंटे में खोदता है तो 10 मजदूर एक साथ काम करते हुए 2 घंटे में 10 गड्ढे खोद देंगे। अदरवाइज आपने अगर एक मजदूर लगा रखा है तो 20 घंटे लगेंगे। प्लांट प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेस मटेरियल, तो इसमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको प्लान करते हुए उस मटेरियल को हम परचेस कर लेंगे। ये शेड्यूलिंग का पूरा कंसेप्ट है। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है इसमें, सबसे पहला होता है टास्क। टास्क का मतलब है कि आप काम क्या करना चाहते हो। रिप्रेजेंट्स द कंप्यूटेशनल यूनिट टू रन ऑन ए नोड। ये कह रहा है कि हम एक कंप्यूटेशनल यूनिट्स को एक नोड के ऊपर रन कराएंगे। मतलब वही बात आ गई कि हम एक रिसोर्स पे हमें कोई जॉब अलोकेट करनी है और उसे कंप्लीट करना है। और टास्क इज कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल शेड्यूलिंग यूनिट है। टास्क क्या है, एक इंडिविजुअल शेड्यूलिंग यूनिट है। और टास्क कुड बी इंडिपेंडेंट और देयर कुड बी ए डिपेंडेंसी। अगर लूजली कपल्ड है तो टास्क इंडिपेंडेंट ही हो सकता है, अगर वो क्लाउड वर्कफ्लो से रिलेटेड करता है तो वो डिपेंडेंट हो सकता है। रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास काम करने के लिए कितने मजदूर हैं ये कह सकते हैं, या काम करने के लिए कितनी मशीनरी है। जैसे हमारे पास 20 कंप्यूटर्स हैं तो 20 कंप्यूटर पे हम क्या करेंगे, 20 एम्प्लॉयर्स को बिठाएंगे और जो भी काम है उनको अलोकेट कर देंगे, वो उसे कंप्लीट करेंगे। तो रिसोर्सेज इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन ऑपरेशन। जैसे कि प्रोसेसर फॉर डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोरेज डिवाइस के लिए, नेटवर्क लिंक्स को डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर डेटा ट्रांसपोर्ट करना है तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, डेटा को स्टोर करना है तो स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेटा को प्रोसेस करना है तो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस तरह से रिसोर्सेज क्या है, जैसे डेटा को प्रोसेस करना है तो प्रोसेसर जो है या रिसोर्स है। डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए जो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है वो डिवाइसेस जो है वो रिसोर्सेज है।
अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है किसी के थ्रू, किसी नेटवर्क के थ्रू, जो नेटवर्क जो है वो एक रिसोर्स है। जॉब्स क्या होंगे? जॉब्स इज ए कंप्यूटेशनल एक्टिविटी मेड अप ऑफ सेवरल टास्क दैट कुड रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और कुड हैव different resource requirements, CPU, number of nodes, memory, software, libraries, etc. and constraint usually expressed within the job description. जॉब का मतलब है एक कंप्यूटेशनल एक्टिविटी जो किसी पर्सन के थ्रू कंप्लीट की जा रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 20 कंप्यूटर्स पे मैंने 20 एम्प्लॉयज को शिट डाउन कर दिया और उनको वर्कलोड दे दिया। तो जैसे वो खत्म करेंगे फिर दूसरा वर्कलोड दे देंगे, जैसे वो खत्म करेंगे फिर तीसरा वर्कलोड दे देंगे। तो कंप्यूटेशनल एक्टिविटी इसलिए है कि किस सिस्टम के थ्रू, किस सिस्टम पे बैठे हुए एम्प्लॉय ने कितना काम किया, उसको स्केल कर सकें कि हमें हर मतलब 50 मॉड्यूल बनाने हैं, 5-5 मॉड्यूल मैंने अलोकेट कर दिए सबको, तो किसने कितने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए, ये कंप्यूटेशनल एक्टिविटी करती है, जो बहुत सारे टास्क के लिए बनाई जाती है कि कितने टास्क आपने परफॉर्म कर लिए। इसको चेक करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस जॉब में है वेरियस पैरामीटर्स जैसे कि रिक्वायर्ड डेटा, डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम, ऑफन कॉल्ड द डेडलाइन, एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन टाइम्स एंड जॉब प्रायोरिटी। इसमें कभी कभी हम इन चीजों की भी ध्यान दे देते हैं कि जिन अगर अगर हमें ऐसा नहीं है कि पहली 10 जॉब्स को देना है, फिर दूसरी, जो नेचुरल प्रोसेस तुम्हारी यही है, 10 कंप्यूटर हैं, 10 लोग बैठे हुए उन पर, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 जॉब हमने एलोकेट कर दी। जैसे वो जो कंप्लीट हुई, जैसे एक एक प्रोग्राम दे दिया हमने एडिशन का, सबने एडिशन का प्रोग्राम कर लिया, फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम दे दिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम दे दिया। इस तरह से हम उसको देते चले जाते हैं। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है कि हमें भाई, हमें तो जो है प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम जॉब एलोकेट करेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से ये है कि हमें इंस्टेंटली, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम बन जाए तो हमारा ये मॉड्यूल जो है कंप्लीट होकर हम इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को अलोकेट कर देंगे सभी रिसोर्सेज के लिए, वो उसके कंप्लीट। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट हो रहा है, वो हम चेक करते रहेंगे कि इसने इतने टाइम में किया, इसने इतने टाइम में किया, इसने इतने टाइम में किया। जैसे आप चेक देखते होंगे कि जो कौन बनेगा करोड़पति जो एक शो है, उसमें जो होस्ट हैं अमिताभ बच्चन जी, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्प्ले कर देते हैं उनके कंप्यूटर पे। अब जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जितनी जल्दी आंसर दे रहा है वो उस टाइम को एग्जीक्यूट कर लेता है कि किसने कितने टाइम में ये आंसर दिया है, और जिसका सबसे कम टाइम में आंसर होता है उसको हॉट सीट अलोकेट कर दी जाती है। तो वही चीज यहाँ पे। अब शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि आप समझ लीजिए कि अगर एक दरवाजा है और 100 आदमी एक साथ आ गए, अब 100 आदमी एक साथ तो दरवाजे में घुस नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को टोकन प्रोवाइड करा दें कि भाई ये आपका नंबर है और इस नंबर के हिसाब से आपको आना है। जैसे आप डॉक्टर्स पे कभी कभी जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, या तो नाम के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाता है या आपको टोकन दे देता है कि ये आपका टोकन है और इस नंबर पे इस टाइम आपको आना है और ये आपका नंबर है। तो आप उसी टाइम पे जाके अपना काम करा लेते हो, आपको वहां फालतू में बैठना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता, तो ये सारी चीजें बच जाती है। तो टास्क शेड्यूलिंग क्या करती है, improve the efficient utilization of resources and yields less response time so that the execution of submitted task takes place within the possible minimum time। इसका मतलब है टास्क शेड्यूलिंग का मतलब जो है कि हम सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें प्रॉपर्ली, कम टाइम में किसी भी जॉब को कंप्लीट कर सकें और उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत जल्दी, बहुत कम हो, लेस रेस्पॉन्स टाइम हो। कि हमने कोई, जैसे कि हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन पुट ऑन कर लें तो कोई स्टूडेंट्स तो बहुत जल्दी क्विक रेस्पॉन्स करता है और कोई बच्चा रेस्पॉन्स नहीं करता है। जो क्विक रेस्पॉन्स है कि हमने जो पढ़ाया उसके रेस्पेक्ट में जिन बच्चों ने आंसर दिया, मतलब वो उसको बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे, तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन उसने किया कि हमने जो पढ़ाया वो उसने समझा, बाकी ने नहीं समझा, उसने आंसर टाइम से दिया तो रेस्पॉन्स टाइम उसका कम रहा। तो वो शेड्यूलिंग में होता है। यहाँ पे जब हम जॉब को शेड्यूल कर देते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी रिसोर्सेज हमारा वेस्टेज रहे। हम रिक्वायरमेंट भाई, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली वो इस बेस पे बनाया गया है कि आपके रिसोर्सेज वेस्टेज हो ही ना, कि जब आपको जितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की या जितने डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, उतने की ही आप एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट दो,
जिससे उतना का ही आपको पेमेंट करना पड़े। आपको रिक्वायरमेंट है 200 जीबी के लिए, आपने 500 जीबी कर दिया, लेकिन आपका 300 जीबी वेस्टेज जा रहा है। तो एक तरह से रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो वेस्टेज जा रहा है। तो उस चीज को आपको कंट्रोल करना है यहाँ पे। Efficiency of the scheduling algorithm directly affects the performance of the system with respect to delivered quality of services और distributed। मतलब टास्क शेड्यूलिंग में हमें दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी मशीनरी हमारे पास है, उनका फुली यूटिलाइजेशन हो, कोई भी वेस्टेज ना जाए। दूसरा, क्विक रेस्पॉन्स टाइम हो, जल्दी से जल्दी वो उस जॉब को एग्जीक्यूट करें और कम से कम टाइम में उसको आंसर करें। ये सारी, इसलिए हमें टास्क शेड्यूलिंग की आवश्यकता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं भाई, जिसके अभी कोई भी चीज हम यूज करें तो उसके जितने फायदे हैं उतने उसके नुकसान है। जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन क्या है, उसके जो फायदे भी हैं कि हम आसानी से भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को जल्दी पेमेंट कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और नुकसान क्या है, वो हेल्थ के लिए डेंजरस है, हेल्थ को अफेक्ट करती है ह्यूमन की को। पर अब फायदा लेना है तो कुछ नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ये कह रहा है दो टाइप के यूजर होते हैं। दो टाइप के यूजर कैसे होते हैं, एक तो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर और एक होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो क्लाउड एनवायरनमेंट होता है उसमें दो तरह के यूजर होते हैं, एक तो कस्टमर होता है और एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है, वो कस्टमर के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराए। वो क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर क्या है, जो सर्विसेज क्लाउड से वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो उनको एक्सेस करते हुए यूज करेगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको एक कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो ये क्लाउड यूजर्स हैं, इसको टास्क सबमिशन कहते हैं, टीएम के नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है इसने। जितने भी क्लाउड यूजर्स हैं, दैट्स फॉर द टास्क सबमिशन। ये सारे के सारे क्लाउड ब्रोकर से कनेक्टेड है। क्लाउड ब्रोकर्स कहाँ कनेक्टेड है, रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। अब ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनमें बहुत सारे वर्चुअल मशीन हमने बना रखे हैं और हाइपरवाइजर होस्ट के थ्रू हमने वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। जो भी डेटाबेस आएगा यहाँ पे जिन सर्वर्स पे हम उसको मैनेज करते रहेंगे। तो ये सारी पूरी एक्टिविटी जो होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कस्टमर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होती है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, अगर आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो बार बार जो है इंटरनेट ब्रेक डाउन होगा। और अगर आप कोई लॉन्ग फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, या आपने किसी रिसोर्स के लिए जॉब एलोकेट कर रखी है तो डिसकनेक्टिविटी की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आए। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स हैं क्या वैसे क्लाउड में, द प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग टास्क ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स नोन एज एनपी हार्ड प्रॉब्लम। एनपी हार्ड प्रॉब्लम जो है, एनपी को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हार्ड प्रॉब्लम्स। ये बेसिकली आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी। डेटा स्ट्रक्चर में तो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एडवांस एल्गोरिथम्स का एक अच्छा टॉपिक है। फॉर सच प्रॉब्लम नो नॉन एल्गोरिथम्स आर एबल टू जनरेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद इन द पॉलिनोमियल टाइम। पॉलिनोमियल टाइम का मतलब है कि अगर मैं किसी जॉब किसी रिसोर्स पे एलोकेट कर दूं और उसको एक टाइम एलोकेट कर दूं कि 10 मिनट्स में इस मशीन को ये जॉब कंप्लीट करनी है, अगर वो 10 मिनट्स में मशीन उस जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उसका कहने का मतलब है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमारा नहीं आया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो पॉलिनोमियल टाइम में जॉब कंप्लीट नहीं हुई। मतलब जो टाइम हमने एलोकेट किया था उस टाइम में उसने प्रॉब्लम नहीं किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। इसलिए एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के नाम से इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी क्या है, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिक सर्च आर इम्प्रैक्टिकल। एग्जॉस्टिक सर्च का मतलब है, अगर हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज चाहते हैं तो गूगल पे हम बेसिकली सर्च करते हैं। अगर हमें क्या होता है कि जो डायग्रामेटिकल अप्रोच हमें चाहिए, जो कंटेंट्स में चाहिए, वो नहीं मिल पाते कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग साइट से पढ़ते हैं और उसका जो एक ओवरऑल जो चीजें हमें मिलती हैं पढ़ने के बाद, जो समझ पाते हैं सभी साइट से, उसके हिसाब से हम एक इजी लैंग्वेज में उसको डेफिनेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। Overhead of generating scheduling is very high. In cloud environment, scheduling decisions must be made in the shortest time possible because there are many users competing for resource and time. हमें क्लाउड एनवायरनमेंट में क्या क्या मतलब है कि जो शेड्यूलिंग डिसीजंस हैं हमें बहुत ही क्विक टाइम में हमें लेने पड़ते हैं कि किस जॉब को किस सिस्टम पे शेड्यूल करना है और कितने टाइम के लिए शेड्यूल करना है। अगर ये डिसीजंस हमारे परफेक्ट होंगे तो हमारा काम बहुत परफेक्ट होगा, लेकिन ये डिसीजंस जो है कभी कभी जो है बहुत ही
शॉर्टेस्ट टाइम में हमें लेने पड़ते हैं, तो कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता कि जो हम चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए। हम किसी भी जॉब को कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई टॉपिक है हमें 10 मिनट में कंप्लीट करना है, लेकिन हमने पढ़ाया, कोई टीचर उसे पढ़ा रहा है, बच्चों ने समझ लिया, तो क्या होता है 20 बच्चों में से 10 ने समझ लिया, 10 को समझ में नहीं आया, तो एक तरह से एक प्रॉब्लम हो गई ना कि 10 बच्चे नहीं समझ पाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम आगे तो हमारे टॉपिक चले जाएंगे, वो समझे नहीं समझे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ये बनती है ना कि सारे बच्चे उसे समझें और उसके बारे में क्वेश्चनिंग करें, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चों की समझ में चीजें आ रही। ये फ्रेमवर्क है टास्क शेड्यूलिंग सिस्टम का, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। वही चीज है, ये सारे के सारे क्या है, आपके क्लाउड यूजर्स हैं। ये इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट है ये इंटरनेट है आपका, ये इंटरनेट के थ्रू क्या कर रखा है इन्होंने, एक एक तरह से ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसने बना रखा है। अब उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसमें उसने क्या कर रखा है, सबसे पहले डेटा सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करना है। फिर वर्चुअल मशीन्स के सेट्स बना रखे हैं, जो वर्चुअल मशीन्स का मतलब है कि अलग अलग रिसोर्सेज हैं, उन पे हम जॉब को शेड्यूल करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे, और जो भी आउटपुट आएगा, जो भी डेटा होगा, वो उसको हम डेटा सेंटर्स में पुट ऑन कर देंगे। इसके ऊपर थर्ड ब्लॉक जो होता है वो होता है क्लाउड सर्विसेज का। क्लाउड सर्विसेज 3 टाइप की होती हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, आस पास एंड सास। ये 3 टाइप की सर्विसेज को होल्ड करने के लिए कुछ फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जो पहला, जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है इसका, ये इसको बोलेंगे क्लाउड सर्विसेज। इसमें क्या है, एक तो सर्विस का एनालाइजर है कि भाई कौन सी सर्विस आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको एनालिसिस करना कि कितनी कंप्लीट हो गई या कितनी कंप्लीट होने वाली है। एसएलए मॉनिटर है, एसएलए मॉनिटर का मतलब है कि मॉनिटर पे हमें वो रिफ्लेक्ट हो रही है चीजें कि कितनी, जैसे आप किसी फाइल को दूसरी फाइल में कंप्लीट करते हो, तो वहां पे मॉनिटर पे वो कॉपीड वाली एक विंडो खुल जाती है, वो शो करती है कि इतना डेटा आपका कॉपी हो चुका है, इतना टाइम और लगेगा। प्राइसिंग का मतलब है कि आप कितना टाइम उस पर कंज्यूम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर प्रोफाइल क्या है, रिसोर्स डिस्कवरी एंड मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, आप रिसोर्स को कैसे डिस्कवर करेंगे, भाई कौन सा रिसोर्स खाली है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है कि ये भाई ये रिसोर्स खाली हो गया, इसको जॉब अलॉकेट कर दो। अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग मेन कंसेप्ट है इसका। अकाउंटिंग का मतलब है कि आप अकाउंटिंग और स्केलेबिलिटी, इससे क्या होता है कि आपने जितनी सर्विसेज यूज की उसकी स्केल करके उनको अकाउंटिंग करना कि आपको कितने चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे। अब आता है टास्क शेड्यूलिंग। टास्क शेड्यूलिंग इसमें हम बहुत सारे शेड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम्स है, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीजें। एनर्जी एनर्जी मॉनिटर है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है, और ये सॉफ्टवेयर सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस, इस सर्विस एनालाइजर से कनेक्ट होते हैं कि कौन सी सर्विसेज हम पहले परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा जो है एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम टास्क को शेड्यूल करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। पूरी तरह से ये सारी परफॉर्मेंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो 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 क्लाउड की तरह जो मूव कर रहा है, ये वाला पूरा, इसको हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। दीज आर सम रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने ये जो टॉपिक्स हैं या जो कंटेंट्स हैं, यहाँ से मैंने इनको लिया है। एंड थिंक, अगर आपको मेरी टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनमें इनको लिंक को शेयर करते हुए इस वीडियो को सभी को दिखाने के लिए आपका धन्यवाद।